स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हमने इससे पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्या रियल नंबर के कुछ क्वेश्चन किए थे। जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम आज सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर सभी चैप्टर सॉल्व कराएंगे, तो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमने इससे पिछली वाली वीडियो में एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है। यानी प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़ी घात का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम होता है। इसी प्रकार हमारा एचसीएफ, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों में जो सबसे छोटी घात होती है उनका गुणनफल हमारा एचसीएफ होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो हल दिया है 12, 15 और 21 के गुणनखंड करने पर 12 और 15 के सभी के अलग अलग गुणनखंड करते हैं। हमारा लास्ट नंबर इसमें 2, तो किसे काटेंगे हम 2 से। 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इससे हम लास्ट वाला नंबर हमारा क्या है 5, तो 2 से नहीं कटेगा, इसीलिए हम इसको 3 से काटते हैं। 5 15, 5 एकम 5। अब ये 3 से कर सकता है, 30 7 21, 7 एकम 7। संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3, इनको घात के रूप में लिखते हैं। 2 कितनी बार है 2 इंटू 3। इसी प्रकार संख्या 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हमारे 3 गुणा 5। संख्या 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या दिए हमारे गुणनखंड 3 गुणा 7। अब हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम, तो लिखेंगे 12, 15 और 21 का एलसीएम। तो एलसीएम की क्या परिभाषा थी कि प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंडों में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंडों में सबसे बड़ी घात का गुणनफल हमेशा एलसीएम होता है। अब हमारे पास 2 है, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 2। अब 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की घात 3। हमारे पास कितना बचा इसमें 5 बचा, इसमें 7। अब इनका हम इंटू करते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 4 3 12, 12 5 7। 7 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा 420। 420 हमारा क्या आ गया एलसीएम। 12, 15 और 21 का एचसीएफ। अब सभी में कॉमन हमें क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। अतः 12, 15 और 21 का एचसीएफ 3 है और एलसीएम कितना है हमारा 420। हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17, 23 और 29, इसका भी करना है। तो हल दिया है
17, 23 और 29 के गुणनखंड करेंगे। 17, 23 और 29। 17 हमारी आवाज संख्या, 17 हमेशा 17 से करें। 17 एकम 17। 23 में हमारी क्या है आवाज संख्या, 23 एकम 23। 29 में हमारी आवाज संख्या 29 एकम 29। संख्या 17 के आवाज क्या है, 17 ही होगा हमारे पास। संख्या 23 के आवाज गुणनखंड क्या है हमारे पास, 23। संख्या 29 के आवाज गुणनखंड क्या होगा, 29। हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। 17, 23 और एलसीएम। 17 की सबसे बड़ी घात क्या है, 17 की घात एक ही है, 23 की 23, 29। यदि हम इनका इंटू करते हैं 17, 23 और 29 का, तो हमारा इंटू करके आएगा 11,339। यानी हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, 11,339। अब हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। 17, 23 और 29 का एचसीएफ। अब कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा। हम जानते हैं कि आवाज संख्या में स्वयं के अलावा एक भी उसका गुणनखंड होता है। तो 17, 23 और 29 का हमारा एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 9, 25 को सॉल्व करते हैं। 8, 9 और 25 के गुणनखंड करने पर, तो सबसे पहले 8, 9 और 25 के गुणनखंड बचे हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 3 को काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, पचम 25, 5 एकम 5। संख्या 8 के गुणनखंड क्या हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 2। इनको हम घातों के रूप में लिखते हैं। संख्या 9 के आवाज गुणनखंड क्या हमारे पास, 3 गुणा 3, घात के रूप में लिखेंगे, इनकी घात 2। इसी प्रकार संख्या 25 के आवाज गुणनखंड क्या होंगे, 5 इंटू 5, घात के रूप में लिखेंगे तो 5 की घात 2। 8, 9 और 25 का क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं। हाँ, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 3, और 3 की सबसे बड़ी घात 3 की घात 2, 5 की घात 2। अब 2 की घात 3 का करेंगे तो कितना होगा, 8। 3 की घात 2, 3 का 9, पचम 25। यदि हम इनका इंटू करते तो हमारा कितना आएगा, 1800। ये हमारा आ गया एलसीएम। इसी प्रकार हम क्या याद करते हैं, 8, 9 और 25 का एचसीएफ। इसी प्रकार इस क्वेश्चन की तरह भी इसमें भी कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो हम जानते हैं कि एक तो हमेशा व्यनिष्ठ गुणनखंड होता है, इसीलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।
यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है। यानी हमारे पास जो संख्या है 306 और 657 का एचसीएफ कितना है? 9 दिया है। तो हमें ज्ञात करना है एलसीएम 306 और 657, यानी हमें एलसीएम ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो आइए हम इसको ज्ञात करते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन हल दिया है। क्या दिया है हमारे पास? एचसीएफ 306 और 657 कितना दिया है? 9। और हमें ज्ञात क्या करना है? एलसीएम 306 और 657 हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो हमारा ज्ञात करने का, यदि एचसीएफ दिया हो और एलसीएम हमें ज्ञात करना हो, तो हमारा फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हम लिखते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम, दोनों संख्याओं का गुणनफल। हमारा एचसीएफ कितना दिया है? 9। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। दोनों संख्या क्या है हमारे पास? 306 इंटू 657। 9 हमारे एलसीएम के गुणा में दिया है, तो किस में जाएगा ये? भाग में। एलसीएम 306 गुणा 657 बटे 9। अब 9 से हम 306 को भाग देते हैं। 9 तिया 27, कितना बचा हमारे? 3, और 9 चौके 36, तो कितना आ गया हमारा? 34 गुणा 657। जब 34 गुणा 657 का हम गुणा करते हैं तो हमारा आता है 22, 33, 8। तो हमारा 306 और 657 का एलसीएम कितना हो गया? 22, 33। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो हम सबसे पहले 6n के संख्या 6n का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे हमारे? 2 इंटू 3 घात n। हम जानते हैं कि जब कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप के होते हैं। यदि कोई संख्या के गुणनखंडों में 2 गुणा 5 नहीं है तो वह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम लिखते हैं जबकि कोई प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 n के रूप का होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः संख्या 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, क्यों? इसका कारण बताना है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्या दिया है हमारे पास? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या यदि गुणा में लिखी है तो हमेशा वह एक संख्या मानी जाती है।
और यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है हमको, 13। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो क्या है, इधर बचेगा 7, इधर कितना बचेगा 11। 13 कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा 1, इधर थी 1। 7 का गुणा 11 में करने पर 11 7 77, और 77 गुणा यदि 1 से करते हैं तो क्या आता है 77। 77 प्लस 1, 77 और 1 कितना होता है 78। हम जानते हैं कि भाज्य संख्या में क्या होता है कि उसके दो के अलावा अन्य भी गुणनखंड होते हैं। जैसे कि भाज्य संख्या क्या होती है कि एक एक और स्वयं के अलावा अन्य उसके गुणनखंड होते हैं। तो इसके गुणनखंड क्या है 13 और 78। तो हम कह सकते हैं अतः दी गई संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके एक के अलावा अन्य दो गुणनखंड है। अब इसी में हमारा क्वेश्चन दिया है एक और 7 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। इसी प्रकार हमें इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इधर 5 है इधर भी 5 है, क्या कॉमन लेंगे 5। 7 गुणा 6, 5 कॉमन ले लिए 1 बचा। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 कॉमन ले लिए तो कितना बचा 1। यदि हम इनका गुणा करते हैं 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यदि इनका हम गुणा करते हैं तो कितना आता है 100, 1000 कितना आता है 8 प्लस 1। 1008 में हम एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 1009। इसके भी कितने गुणनखंड है, एक के अलावा अन्य दो गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं अतः दी गई संख्या 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 2 गुणा 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके एक के अलावा या अतिरिक्त एक के अलावा अन्य दो गुणनखंड है। हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन वाली का लास्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। हल दिया है, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं तथा एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब क्या कह रहा है, वो मिनट लगते हैं, वो दोनों एक ही दिशा में एक ही स्थान चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा की ओर। तो वह पुनः आने उसी स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो हम वे दोनों पुनः एलसीएम 18, 12 मिनट बाद
मिनट बाद मिलेंगे। यानी हम 12 और 18 का क्या करना है हमको, एलसीएम। तो क्या हम करते हैं एलसीएम 12 और 18 का। दो नाम 18, दो छिंगे 12, 9 कटेगा नहीं तो 9 का 9, दो तिया 6, तीन त्रिका 9, तीन एकम 3, तीन एकम 3। अब 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 2 गुणा 3 गुणा 3, दो दूनी 4, 4 तिया 12, 12 3 36। अतः हम कह सकते हैं सोनिया और रवि ने उसी स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। हमारी प्रश्नावली 1.1 की सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हमारा सेकंड पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। इसमें हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसी के साथ अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।